हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आप लोगों के अपने चैनल एमर्स अड्डा। चित्रकला के जो मूलाधार हैं उसको हम देख रहे हैं। उसमें क्या है, अगले हमारा है टॉपिक माध्यम और प्रविधि यानी मीडियम एंड टेक्निक्स। तो आज हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे। मीडियम एंड टेक्निक्स, इसके बारे में जानने से पहले कुछ प्रमुख कला समीक्षक हैं, उन लोगों ने क्या कहा है उसके बारे में देखते हैं। तो सबसे पहले प्रोफेसर रामचंद्र शुक्ल जी, इनके अनुसार चित्रकारी करने का एकमात्र तरीका रंगों का प्रयोग, बिना रंगों के चित्रकारी नहीं की जा सकती। ये किसने कहा? प्रोफेसर रामचंद्र शुक्ल जी ने। और शैलेंद्र नाथ डे जी ने, जो कलाकार अपने चित्रों में रेखा और रंगों द्वारा जितना ही भाव प्रदर्शित करेंगे उतनी ही गौरव और ख्याति प्राप्त कर सकेंगे, ये शैलेंद्र नाथ डे जी ने कहा है। ये किस लिए? जो टेक्निक्स यूज होती हैं चित्रकला को बनाने के लिए, उनके पर्सपेक्टिव में इन्होंने कहा है इस चीज को। तो चलिए आगे देखते हैं। तो सबसे पहले क्या है, जो चित्रण, हमने इससे पिछले वाले वीडियो में देखा चित्रांकन। चित्रांकन यानी कुछ भी बनाना चित्रतल पे, वो चित्रांकन। अब उसकी जो विधि है यानी उसको मीडियम किसके द्वारा बनाए, किस चीज से बनाए, उसे देखेंगे। तो चित्रण हेतु दो माध्यम है। एक क्या है? शुष्क यानी ड्राई, और शुष्क, और ये ड्राई नहीं, शुष्क और वेट यानी कि गीला। शुष्क क्या हो गया? ड्राई, और गीला वेट, यानी एक ड्राई टेक्निक और वेट टेक्निक। अब इनकी चर्चा को हम देखते हैं कि होने वाले रंग और विधियां क्या क्या होती हैं। सबसे पहला हमारा क्या है? ड्राई मीडियम यानी शुष्क माध्यम। शुष्क माध्यम में बहुत से हैं, लेकिन इसमें सबसे जो प्रचलित है वो कौन कौन सा है? पाउडर फॉर्म और पेस्टल फॉर्म। चूर्णित और पेस्टल। पहला क्या है? पाउडर और पेस्टल। अब पाउडर में देखते हैं। तो रंगों के चूर्ण पाउडर द्वारा चित्र रचना की प्रविधि अत्यंत प्राचीन है। जैसे रंगोली बनाते हैं हम, सांझी है, चौक पूर्णा। चौक पूर्णा किसी भी पूजा या वो होती है तो खास तौर से उसमें क्या करते हैं, एक चौकोर ऐसे बनाते हैं यहाँ पे और चारों कोनों पे। ये किससे? आटा या चावल के आटे से, गेहूं के आटा या चावल के आटे से चौक बनाया जाता है और इसमें पूजा की जाती है। ये आदि क्या है, इसके प्राचीन नाम है। रंगोली बनाई जाती है दीपावली या फिर किसी मांगलिक या शुभ कार्यों की। अब प्राचीन शास्त्रों में चित्रों की इस पद्धति को डस्ट पेंटिंग यानी धूल चित्रण कहा गया है। क्या कहा गया? डस्ट पेंटिंग यानी धूल चित्र। किसको? चूर्णित वाले को। अब इसके लिए जो धूल चित्र है, डस्ट पेंटिंग है, इसके लिए सरफेस क्या प्रयोग होता है? तो सबसे उपयुक्त जो सरफेस है किस पे बनाया जाएगा? तो सबसे उपयुक्त जो सरफेस है वो क्या है? ग्राउंड यानी मिट्टी पे। मिट्टी यानी जमीन पे, प्राय ग्राउंड सरफेस पर की जाती है। जैसे आंगन में हुआ, चौक पे, द्वार, सीढ़ी आदि इसके लिए उपयुक्त भूमि। यानी क्या है, क्या है? चित्र के लिए, इस चित्र के लिए प्रयोग में लाए वाली भूमि। अब प्रयोग में लाई जाती है गोबर से लिपे आंगन, पक्की ईंटों, ये कहाँ पे हो? नीचे ग्राउंड पे बिछी हुई, पत्थर आदि से निर्मित भूमि इसके लिए उत्तम माध्यम समझे जाते हैं। आजकल क्या है, शहरों में संगमरमर के फर्श पे भी, मोजाइक की फर्श एवं कंक्रीट की सड़कें तथा प्लाई की सतह पे भी काम हो रहा है, उन पे भी किया जाता है। लेकिन सबसे उपयुक्त क्या होता है? गोबर से लिपे हुए आंगन हुआ, या पक्की ईंटों का हुआ, या फिर पत्थर आदि से निर्मित आंगन है, या फिर कोई भी प्लेन ग्राउंड। अब इसमें रंग कौन सा? तो इसमें रंग धूल चित्रों में सूखे पाउडर फॉर्म में रंगों का प्रयोग किया जाता है। रंगों का प्रयोग किया जाता है जिसमें प्राय लाल, हरा, पीला, बैंगनी, गुलाल, रामराज, चूना, खड़िया, हिरमिची। आटा का प्रयोग होता है। जैसे आटा किसमें करते हैं? चौक पूर्णा, अल्पना में भी होता है। अल्पना जो बंगाल की बहुत ही फेमस वहाँ की लोक कला है उसमें। लेकिन उसमें क्या है, उसे जो चावल का आटा है उसे भिगा के प्रयोग किया जाता है।
पीसी हुई मेहंदी है, यानी मेहंदी का पाउडर, संगमरमर के चूरे को रंग करके, जैसे संगमरमर का चूरा हुआ, या फिर रेत हुई, उसको क्या है अलग अलग कलरों से करके, जैसे हम जो रंगोली बनाते हैं उसमें क्या है, वो उसमें रेत को अलग अलग कलर कलर किया जाता है। तथा सूजी के रंग को, लकड़ी के बुरादे को रंगा हुआ हो, घास हो, कर्तन, दाने के अनाज के दाने हो, बीजों के आदि प्रयोग, इन सब का क्या है प्रयोग किया जाता है, तो उसमें डस्ट के रूप में। अब इसकी विधि क्या क्या होती है, जो इसकी टेक्निक है, ये क्या थे मीडियम, हम इसमें माध्यम और उसकी जो तकनीकी है दोनों को एक साथ लेके चलेंगे। तो माध्यम देख लिया हमने कि इसमें क्या क्या है, इसमें किस माध्यम का, किस सरफेस का प्रयोग किया गया। अब उसमें टेक्निक देखेंगे, किस टेक्निक का प्रयोग, इसके किस टेक्निक से बनाया जाता है। तो ज्यादातर चूड़ित रंगों को बुरक कर या छिड़क कर कार्य किया जाता है। क्या है, बुरक कर या छिड़क, यानी कि उस पर छिड़क के काम में लिया जाता है। इसमें आजकल लोहे की चलनी, कूपी और कोन आदि का प्रयोग किया जा रहा है। किस किस का, लोहे की चलनी है, कीप है, उसके द्वारा, या फिर कोन उसमें डाल के, आजकल तो प्लास्टिक की कोन वाली बोतलें आती हैं, उसमें रंग भर के उसके द्वारा भी गिराया जा रहा है। अब इसके प्रभाव को सुंदर बनाने के लिए क्या है, ब्रश की डंडी या चम्मच का प्रयोग करते हैं। ब्रश की डंडी या किसी भी डंडे का प्रयोग करके इसे किया जाता है। सजावट के लिए दियाली, दियाली यानी क्या है, जो हम दीप जलाते हैं, कब, जो दीपावली में दीप जलाते हैं वो वाली दियाली, मोती लगा दें, फूल आदि उसके आसपास रखते हैं। प्राचीन काल की ये विधा आज आधुनिक में यथार्थवादी चित्रों की तरह कथा, कहानी और व्यक्ति चित्रों को बनाने में भी प्रयोग की जा रही है। उसमें किसी कथा, कहानी और व्यक्ति चित्रों को बनाने में भी प्रयोग की जाती है। अब क्या है, जैसे अल्पना का, तो अल्पना बंगाल प्रांत की अल्पना, चूंकि पानी मिला के जमीन को सजाते हैं, अतः इसे शुष्क माध्यम में नहीं रखते। अब इसमें क्या है, पानी मिला दिया जाता है, इसका जो चावल का पाउडर होता है उसमें पानी मिला के, तो जब जहां भी वेट यानी कि गीलापन आ गया तो वो क्या होगा, इसमें नहीं आएगा। पहला हो गया। दूसरा क्या था हमारा, पेस्टल, पेस्टल फॉर्म। अब पेस्टल फॉर्म क्या है, ये आज का सर्वसाधारण प्रचलित माध्यम है। यह सर्वशुद्ध और साधारण चित्रण माध्यम है। चित्र रचना करते समय रंगों में किसी प्रकार का द्रव माध्यम मिलाने की आवश्यकता नहीं होती। ये इसका है, इसमें क्या है, कोई भी द्रव माध्यम मिलाने की आवश्यकता नहीं है, अतः यह शुष्क माध्यम के श्रेणी में रखा जाता है। रंगों के मिश्रण में विधिवत दृष्टि से इसमें सीमित बल ही उत्पन्न हो पाते हैं, यानी कि कुछ फिक्स्ड वो है, उससे ही हम प्रयोग कर सकते हैं। रंग को प्रायः कागज पर झड़ने का खतरा बना रहता है, इसलिए इसमें फिक्सेटिव का प्रयोग करते हैं, जो स्प्रे के रूप में भी होता है। अब पेस्टल द्वारा रची कृति क्या स्प्रे लगाते हैं, यह पेस्टल दोष यही है। पेस्टल का दोष यही है कि इसके रख रखाव बहुत कठिन है, ये रंग झड़ जाता है। रंगों के सीमित तान होते हैं, जो टोन है इनके एक फिक्स टोन होता है, इसमें ऐसा नहीं कि इसको लगाया हमने उसको बढ़ा के घटा के अलग अलग टोन कर पाए एक फिक्स टोन में, जिसके कारण इसमें क्या है, तान की कल्पना और स्वतंत्रता सीमित हो जाती है, वो क्या एक लिमिटेड हो जाता है। अब इसके लिए जो प्रयोग किया जाता है, तो सबसे ज्यादा जो प्रयोग करने किया जाने वाला क्या है, इसमें खुदरेपन, क्या, जो विभिन्न प्रकार के खुदरे कागज होते हैं, खुदरे क्या होते हैं, कागज, उनको सबसे ज्यादा इसमें प्रयोग किया जाता है। और इस कागज में क्या है, ग्रेन्स इसके होने चाहिए। अभी खुदरे और क्यों, क्योंकि जब उस पर कलर को रगड़ा जाए तो वो क्या हो, उसमें कलर अच्छे से हो जाए। अब पेस्टल की बत्ती यानी पेस्टल क्रेयॉन, ये मोम वाले जो होते हैं, क्रेयॉन्स क्या है, मोम वाले, यही है ये पेस्टल वाला, रंग को छुड़ा सके और कागज के ऊपर से गिरने ना दे, इसलिए क्या खुदरे और रोएदार कागज का प्रयोग किया जाता है। इसमें चिकना और क्या है, कागज के चिकनेपन या चिकने धब्बे बिल्कुल नहीं होने चाहिए। अगर चिकना कागज हुआ तो इसमें कोई नहीं। बोर्ड पेपर पर बारीक रेत चिपकाकर
बारीक रेगमार कागज, यानी कि जो जंग हटाने के लिए जो कागज होता है उसे रेगमार कागज बोलते हैं, उस पे ये और अच्छे से किया जा सकता है। यानी कि कोई कागज ले, हम उस पे अगर रेत या फिर खुदरा कोई भी चीज अच्छे से चिपका दें, उस पे अगर चित्रकारी करें तो बहुत ही अच्छे से हो सकती है। जब पेस्टल को समस्त चित्रभूमि ढक जाती है तो चित्रभूमि को रंग कैसे ही मायने नहीं रखता, परंतु चित्र रेखांग हाँ, यदि चित्रण रेखांकन टाइप का हो, स्केची हो और पृष्ठभूमि यत्र तत्र दिखाई पड़े तो उसे महत्वपूर्ण, उसमें क्या है, वर्ण यानी रंग की महत्वपूर्ण भूमिका हो जाती है। अब आजकल इसमें क्या है, बहुत सारे जैसे पेस्टल कागज मिलते हैं, जैसे खुदरी सतह पर, तो उसमें सबसे ज्यादा यूज क्या होता है, हैंडमेड कागज। जो हैंडमेड वो बहुत ही खुदरा और मोटा होता है, इसलिए इसको पेस्टल में ज्यादा यूज किया जाता है। अब इसमें चित्रण की तकनीकी बहुत सिंपल है। गोल या चौकोर बत्तियां मिलती हैं क्रेयॉन्स की, उसको लाइए और खुदरे कागज पे घिस के रंग भर जाते हैं, उससे क्या है, रगड़ के रंग उसमें भरा जाता है। और प्रायः बत्तियों का प्रयोग एक ही दिशा, एक डायरेक्शन में घिसना चाहिए, यानी कि अगर हम लेफ्ट से राइट ही कर रहे हैं तो लेफ्ट से राइट की तरफ ही करना चाहिए, ना कि कभी इधर ले जा रहे हैं कभी इधर, एक सिंगल ऐसे डायरेक्शन में करते जाएंगे तो वो सबसे बेस्ट तरीका होता है। और जैसे मान लेते हैं रेशेदार है, तो एक तरफ इधर को रेशे इसके हैं, अगर हम उल्टा करेंगे तो क्या होंगे, इसके रेशे खराब हो जाते हैं, इसलिए इसको क्या है, सिंगल एक डायरेक्शन में जिधर रेशे उसके वो हो उसी की तरफ किया जाता है। बत्तियों पर ज्यादा दबाव नहीं डालना चाहिए, नहीं तो टूट जाती हैं, देखा होगा आपने मोम वाले जो क्रेयॉन्स आते हैं वो टूट जाते हैं। पेस्टल रंगों में ताने तो बत्तियों को रंग भरते समय ही हाथ के दबाव को कम और अधिक किया जाता है, यानी कम और अधिक करके बनाया जाता है। अब नेक्स्ट है चारकोल से। तो चारकोल के भी चित्र कैसे बनते हैं, जैसे पेस्टल में हो वैसे ही, और उसमें क्या है, ब्लैक एंड व्हाइट चित्र बनते हैं, किसमें, चारकोल के द्वारा, क्योंकि ये ब्लैक होता है, व्हाइट कागज इसके लिए सबसे गुड। तो इस प्रकार के चित्र को भी सूक्ष्म माध्यम में होता है। आजकल बाजार में अनेक प्रकार की पेंसिलें मिलती हैं, कलर्ड पेंसिल या वो वाली, इनके द्वारा संपूर्ण चित्र छाया प्रकाश में बनता है। क्या है, चारकोल के द्वारा या पेंसिल्स के द्वारा जो बनाई जाती हैं वो छाया प्रकाश के, उसमें लाइनिंग नहीं की, उसमें छाया प्रकाश के द्वारा ही दर्शाया जाता है, और इसमें किसी भी प्रकार के माध्यम मिलाए बगैर चित्र सुरक्षित रहता है। हल्का स्प्रे कर देने से और अच्छा। वो तो हमारा क्या था, ये क्या है, ड्राई नहीं, ये वेट बाइंडिंग, ये क्या है, गीला माध्यम। हमारा वो पहले हमने क्या देखा, चुरुडित और पेस्टल वाले जो थे वो क्या थे, ड्राई मीडियम। अब हम वेट मीडियम, वेट मीडियम में भी बहुत सारे हैं, जैसे टेम्परा। सबसे पहला क्या है, टेम्परा। टेम्परा जो शब्द है वो टेम्पर से बना है, किससे, टेम्पर से बना है, जिसका क्या है, अर्थ है पदार्थ को कड़ा करना, पदार्थ को हार्ड बनाना या ताकत उत्पन्न करना। दूसरे शब्द में जो चित्र बनाते समय रंगों के तैल तथा जली दोनों प्रकार के तत्वों से युक्त द्रव माध्यम का प्रयोग होता है तो वह टेम्परा कहलाता है। अब कुछ लोग अपारदर्शी पोस्टर रंग को भी टेम्परा कर देते हैं, जो कुछ जो पोस्टर कलर है, अपारदर्शी जो पोस्टर है वो टेम्परा नहीं है, वो अलग ही है। पोस्टर कलर अलग है, टेम्परा मीडियम अलग है, पोस्टर कलर के जो मीडियम है वो अलग है। इसके लिए चित्रभूमि क्या होती है, सबसे टेम्परा के लिए सबसे फेमस क्या है, कागज तो है ही, कागज, ताड़पत्र, चूने द्वारा तैयार भित्ति। चूने द्वारा जो तैयार भित्ति होती है वो सबसे अच्छी मीडियम होती है टेम्परा के लिए। भित्ति पर खड़िए से पहले लेप करने के उपरांत चित्रण किया जाता है, खड़िए से लेप कर दिया यानी सफेद बन गई, इसके बाद चित्रण किया जाता है। हस्त निर्मित टाइलों का भी टेम्परा में कार्य होता है, जो हाथ के द्वारा टाइल्स बनती है उसमें भी, जैसा कि हम जानते हैं टेम्परा बहुत शोषक तथा कड़ी धरातल की आवश्यकता है, सूखने वाला चीज चाहिए, यानी अगर उस पर कलर करें तो वो सूखे और हार्ड हो, इससे धरातल की होती है, जिसमें प्रायः लकड़ी के पटरों को जमाए गए प्लास्टर ऑफ पेरिस और जिप्सम
आदि में प्रयोग किया जाता है। फिर गैसो पैनल। अब जैसे ये क्या है देखिए, लकड़ी के पटरों पर जमाए गए प्लास्टर ऑफ पेरिस और जिप्सम। लकड़ी का पटरा लिया, उस पर प्लास्टर ऑफ पेरिस और जिप्सम का लेप अच्छे से जमा दिया गया। इस प्रकार का जो चित्रभूमि है उसे क्या गैसो कहा जाता है। गैसो क्या है, ये पैसो नहीं गैसो है, गैसो कहा जाता है। तो एक हमने देख लिया कि गैसो किसे कहते हैं, तो किसी लकड़ी के पटरे पे प्लास्टर ऑफ पेरिस या जिप्सम का लेप लगा के कड़ा कर दिया जाए, चित्रभूमि की निर्माण की जाए, उसे गैसो कहते हैं। अब गैसो पैनल, इसके लिए खड़िया प्लास्टर ऑफ पेरिस को ग्लू में मिला देते हैं, उनको ग्लू में मिला करते हैं। टेम्परा हेतु शोषक यानी ऑब्जर्वेंट तथा हार्ड सतह की जरूरत होती है। क्या, हार्ड सतह की जरूरत होती है। लकड़ी हार्डबोर्ड और पेस्टबोर्ड के अलावा ऑयल पेंट तैल माध्यम के लिए अनुपयुक्त कैनवस पर भी अंडे की जर्दी, जो अंडे की जर्दी होता है, जर्दी वाले टेम्परा विधि में कार्य कर सकते हैं। चूने की सतह वाली भित्ति और टाइल भी इसके क्या है, उदाहरण है। अब इसमें माध्यम, टेम्परा में जली माध्यम एवं तैल तथा मोम सब में प्रयोग किया है। टेम्परा में क्या है, मोम का भी प्रयोग कर सकते हैं, ऑयल पेंट, जली माध्यम यानी वाटर कलर और ऑयल पेंट, तीनों का प्रयोग किया जा सकता है। अब इसमें जो टेम्परा माध्यम में जो हम फिक्सेटी या फिर जो इसका प्रयोग करते हैं वो क्या है, अंडे की जर्दी यानी योक का, या फिर पूरा ही हो, और यह एब्लम अंडे की सफेद यानी योक को निकाल के, इन सब का प्रयोग होता है। गोंद का होता है, ग्लिसरीन, अलसी का तेल, लिंसीड ऑयल जिसे बोलते हैं, लौंग, दूध, मिल्क के जो रेसिन होते हैं यानी इनके भी प्रयोग किया जाता है। और ये जो सभी हैं, ये जो इनको क्या कहता है, पायस या एमल्सन। ये जो मीडियम्स हैं जो कि कलर में प्रयोग किए जाते हैं या फिर उसमें सरफेस पे, इसे क्या बोलते हैं, इमल्सन यानी पायस कहा जाता है। पायस जली तैल एवं मोम पदार्थों में मिश्रण होता है, उसमें मिश्रण होता है, और जल रंगों में बबूल का गोंद भी मिलाया जाता है, जो बबूल होता है उसका गोंद भी। अब जो टेम्परा हो गया, इसमें भारतीय टेम्परा भी कुछ अपना अलग महत्व रखता है। क्या होता है भारतीय टेम्परा? भारतीय टेम्परा में क्या है, इसके अंतर्गत 16वीं शताब्दी में मुगल और राजपूत शैलियों में कागज पर चित्र पद्धति से चित्र निर्मित हुए, और वो मुख्यतः है। इन्होंने क्या किया, मुगल शैली और राजपूत शैली में कागज पे टेम्परा का प्रयोग किया, कागज पे टेम्परा का। अब उसमें क्या करते हुए, पहले कागज की खूब घोटाई यानी खूब रगड़ के उसको घोटाई करते थे, फिर उस पर काजल की बत्ती अथवा तूलिका द्वारा रंग से ही रेखांकन किया जाता था। किससे, रंग से ही रेखांकन। और इस कार्य में छिद्र युक्त पर्चे का भी प्रयोग किया जाता था। जैसे स्टेंसाइल पद्धति यानी कि एक बना लिया हमने, उसमें कालिक से लगा दिया, वो रेख बन गया, उसके बाद उसे रेखांकन कर दिया। फिर सफेद का हल्का अस्तर लगाया जाता था, सफेदे का, उस पर एकदम अच्छा सा हल्का अस्तर लगा दिया। उसके बाद शुद्ध रेखांकन यानी उसके बाद जो रेखांकन होता था वो शुद्ध रेखांकन होता था। इसके लिए पेवड़ी में काजल या गुलाली का कुछ अंश मिलाकर भूरा रंग में बनाते थे। फिर रेखांकन के पश्चात चित्र को घोट, इसके बाद वो जो चित्र बन गया उसको फिर घोटते थे, फिर रगड़ के एकदम अच्छे से बनाया जाएगा। फिर एक एक रंग लगा के कागज को उल्टा करके घोटा जाता था, फिर अच्छे से रंग लगाया, फिर कागज को उल्टा करके उसको घोटा जाता था, और प्रत्येक रंग अच्छी तरह सूखने पर ही घोटा, यानी कि बहुत अच्छे से लगा के जब सूख गया फिर घोटा जाता था, और तब अगला रंग है, यानी एक रंग लगा दिया, उसको घोटाई हुई, फिर अगला रंग लगाया जाता था। रात्रि का प्रभाव दिखाने के लिए रंगों में काला मिला दिया जाता था। छाया प्रकाश तथा गठनशीलता प्रदर्शित करने के लिए गीले रंग पर ही बिंदुओं के आसपास बारीक रेखाएं खींची जाती थी, और रेखा के प्रयोग से। और इसमें क्या है, स्प्लिटिंग, पर्दाज का छाया प्रकाश को फारसी में पर्दाज कहते हैं। बिंदु, जैसे जब हम आगे पढ़ेंगे मुगल शैली उसमें देखेंगे बिंदु पर्दाज और रेखा पर्दाज, तब हम देखेंगे कि क्या होती है। या हैचिंग, हैचिंग में क्या बोलते हैं,
छाया प्रकाश, सबसे अंत में आवश्यक बारीक विवरण, यानी कि बहुत ही जो छोटे छोटे डिटेल्स होते हैं उनको अंकित किया जाता है। और शरीर के गौर वर्ण में यूरोपीय प्रभाव से श्वेत रंग दिखाते हैं, यूरोपीय प्रभाव से गौर वर्ण को, जिसे बॉडी कलर कहते हैं। अब इसे क्या कहते हैं? बॉडी कलर। कागज की ही भांति कपड़े पर भी, जैसे कागज पे किया गया उसी तरह कपड़े पर भी करते हैं, किंतु इसमें पहले चावल की माड़ी का अस्तर लगाते हैं। क्यों लगाया जाता है चावल का माड़ी? क्योंकि ये हार्ड यानी कड़ा हो जाए। उसके सुखाते हैं, घोटते हैं, फिर उसमें समस्त छेद बंद हो जाता है और फिर कागज की भांति आगे चित्रण प्रारंभ कर देते हैं। अब क्या है? टेम्परा चित्रण की भारतीय पद्धति में चित्रों में उभारा हुआ अलंकरण आदि का कार्य करने के लिए पक्की मिट्टी के ठीकरों को घिसकर सरेस मिला के गाढ़ा करते हैं। क्या है? उसमें सरेस मिला के गाढ़ा करते हैं और उससे लगाते हैं, फिर उसे तूलिका से लगाते हैं और मनचाहा उभार, यानी वो मिट्टी हो गया, पक्की मिट्टी, उसका क्या हो गया, जहां पे उभार या गहराई दिखाना उसके हिसाब से वो अपना लेप लगा के बनाते थे और इसे सूखने को छोड़ देते। पूरी तरह सूखने पर इसे आवश्यकता अनुसार रंग या सोने चांदी की हलकारी, यानी उसकी परख, वर्क जो होता है, वर्क क्या होता है? वर्क, सोने और चांदी का वर्क उस पर लगा देते। जैसे माला दिखाना हो या कोई आभूषण, तो उस पर मिट्टी का वो आभूषण अच्छे से बना के उस पर, जैसे सोने का दिखाना हो तो सोने का वर्क, चांदी के दिखाना हो तो चांदी का वर्क उस पर लगा दिया जाता था। फिर नेक्स्ट है ऑयल पेंट। टेम्परा के बाद क्या हम देखेंगे? ऑयल। तैल रंग माध्यम पर्याप्त प्राचीन माध्यम है। क्या है ये? कि प्राचीन माध्यम में ये करीब करीब 14-15वीं शताब्दी में आया, 1400 कुछ में। इस पद्धति का चित्रांकन क्या अस्थायी होता है और इसमें चमक भी रहती है। क्या रहती है? चमक। विश्व का सबसे प्रसिद्ध माध्यम हो गया है ये अभी। अब इसकी शुरुआत जो है वो 15वीं शताब्दी में जॉन वान आइक, 15वीं शताब्दी में जॉन वान आइक ने शुरू की थी, तथा इस रंग की विशेष प्रसिद्धि पुनर्जागरण का, जो रिनेंसा काल था, न्यू रिनेंसा काल, उस टाइम सबसे ज्यादा प्रसिद्ध हुआ। यह अंग्रेज भारत में कैसे है? अंग्रेजों के साथ। और जो सबसे सर्वप्रथम और अच्छे से शुरुआत इसने किसने भारत में की? तो चित्रण के सर्वप्रथम चित्र निर्माण की शुरुआत त्रावणकोर के राजा रवि वर्मा, राजा रवि, ये क्या है? रवि वर्मा जी ने शुरू की थी। इनको राजा की उपाधि मिली जी। इन्होंने कहां से सीखी? तो थियोडोर जॉनसन की निगरानी, थियोडोर जॉनसन आया था त्रावणकोर के राजघराने में, उससे इन्होंने सीखी और उसमें बहुत ही अच्छे से इसका प्रयोग किया। इन्होंने ऑयल पेंट, टेम्परा उम्परा सब में प्रयोग किया था। चित्रभूमि के लिए इसके कई प्रकार के होता है, जैसे भित्ति पे भी, जो बहुत प्राचीन होता है भित्ति। जब हम भित्ति चित्रण पढ़ेंगे, जैसे जो बौद्ध काल के भित्ति चित्रण, अजंता एलोरा की, अजंता की गुफाएं, बाग सिगरिया की, उसमें भी देखेंगे कि प्रयोग हुए हैं। फिर काष्ठ फलक बोर्ड, जो काष्ठ का बोर्ड हुआ, जैसे मैनोसाइड या हार्ड बोर्ड, तथा गैसो आदिपन, गैसो हमने आगे देखा था कि गैसो कैसे बनता था, उस पे भी ऑयल में पेंट होते हैं। स्ट्रेचर में कसा कैनवास सबसे पसंदीदा भूमि, चित्रभूमि क्या है? कैनवास पे सबसे अच्छे तरह से, इसमें बहुत अच्छे से प्रयोग किया जाता है। अब दीवार भित्ति पे, दीवार की भित्ति, दीवार जैसे पत्थर, ईंट एवं अन्य किसी सामग्री से दीवार बनी हो उस पे प्रयोग किया जाएगा। अब इसमें क्या क्या करते हैं? इसका बेस बनाने के लिए बिरला पुट्टी आदि को ताड़पीन के लिए, जो पुट्टी आती है उसमें ताड़पीन का तेल मिला के अच्छे से उसको दीवार में करके उसको, फिर उसके बाद क्या करते हैं? जब सूख जाता है तो उसमें रेगमर पेपर से घिसाई करके चित्रण किया जाता है। लकड़ी का खलस्ट, लकड़ी का फलक हो गया, जैसे काष्ठ फलक, उसको भी बड़े अच्छे से बढ़िया से उसे घिसाई करके फिर वार्निश ग्लू और आदि से लगा के इसके बाद उस पर चित्रण करते हैं। बोर्ड हो गया, बोर्ड भी खुदरा होता है और एक तरफ चिकना होता है, तो बढ़िया से चिकने वाले पार्ट में उसे किया जा सकता है।
अब बोर्ड में क्या है, सपाट सतह वाला हो या फिर एक और सपाट दूसरी खुदरी वाला हो, और मोटी बुनावट वाली सतह या महीन बुनावट वाली, 3 टाइप के बोर्ड आते हैं। कैनवास बोर्ड, कैनवास बोर्ड सबसे ही उचित माध्यम है। कैनवास पर एक जैसे बोर्ड चिपका देते हैं, फिर तय चित्र का अभ्यास अच्छा रहता है। इसमें बहुत से सहारे मिलते हैं। कैनवास पे होता है स्ट्रेचर, लकड़ी का एक फ्रेम बना के उसमें कपड़ा या फिर कैनवास का जो आता है पेपर, उसको बढ़िया से फ्रेमिंग करके उस पर भी चित्र किया जाता है। फिर ऑयल स्केचिंग, पहली ऑयल स्केचिंग पेपर, इसके लिए एक पेपर भी आता है। इसमें कैनवास की भांति ही बनाया जाता है और मजबूती से इसे पीछे कपड़े या बोर्ड पर चिपका के चित्र किया जाता है। इसके मोटे ग्रेन्स और महीन दोनों प्रकार के होते हैं और चौकोर बनावट के रूप में भी इसे प्रयोग होता है। अब इसमें मीडियम, वो क्या थे उसके, क्या क्या किस पे बनाया जा सकता है। इसमें मीडियम क्या है, तैल चित्रण के माध्यम से जिन तेलों का इस्तेमाल होता है, मुख्य रूप से कौन सा, तारपीन का, अलसी का, और बाद में वार्निश करते हैं इसमें चमक के लिए। इसमें दो रूप में चित्र वो मिलते हैं, एक तो रॉ रूप में और एक रिफाइंड रूप में। जो ऑयल है वो किसमें, कच्चा और रिफाइंड दोनों रूप में मिलते हैं। अब तारपीन का तेल जो है वो तार चित्रण के लिए तारपीन का रिफाइंड टारपेना क्या है, रिफाइंड टारपेटाइन, ये सबसे प्रयोग होता है, या फिर स्प्रिट ऑफ टारपेटाइन का प्रयोग करना चाहिए। अब तारपीन का तेल मुख्य रूप से रंगों को पतला करने के लिए, क्या है, हल्का करने के लिए प्रयोग होता है। अलसी, अलसी में क्या है, रॉ ऑयल और बॉइल्ड ऑयल या फिर शुद्ध डबल्ड बॉइल्ड ऑयल। प्रारंभ में तैल माध्यम में प्रायः गिरी गुठली अथवा बीजों से निकला हुआ तेल प्रयोग में लाया जाता था, जिसमें पानी का भी कुछ संबंध था और प्राकृतिक रूप से रहता था, जो कि निश्चित समय में सूख जाता था। और अलसी का तेल जो है, अलसी का तेल इस सबसे उचित माध्यम माना गया है। और फिल्टर या पारदर्शी ट्रांसपेरेंट या कलरलेस अलसी का तेल इसके लिए सबसे अच्छा माना जाता है। अगला है वार्निश। वार्निश जो है, वार्निश का क्या किस लिए किया जाता है, तो वार्निश इसकी चमक लाने के लिए, इसका प्रयोग चमक लाने के लिए अत्यंत अल्प मात्रा में करनी चाहिए। हल्का सा उस पर स्प्रे करके और उसमें चमक और बहुत दिन तक लॉन्ग लास्टिंग रख सकते हैं। इसमें टेक्निक्स क्या है, टेक्निक सबसे इसमें इंपॉर्टेंट है। जैसे इसमें क्या है, 3 कोट में रंग लगाया जाता है, 3 कोट में। पहली बार में क्या है, सभी स्थानों पर छाया प्रकाश का स्थूल विभाजन के आधार पर पहली बार। दूसरे बार में मिडिल मान यानी मिडिल वैल्यू के सहित रंग लगाते हैं। और तीसरी बार में अधिक प्रकाश को बहुत अधिक प्रकाश को अंकित किया जाता है। इससे बहुत अधिक अति प्रकाश का प्रयोग होता है। और ये रंग क्या होते हैं, गाढ़े होते हैं, अपारदर्शी। ऑयल पेंट क्या होता है, अपारदर्शी और गाढ़ा होता है। और इसमें क्या है, सफेद कहे बालों, कहे एक जानवर होता है, इसके बालों का क्या है, तुलिका बहुत अच्छी होती है, इसका प्रयोग होता है। इसके अलावा चाकू, पैलेट नाइफ भी जिसे बोलते हैं, चाकू से कलर पैलेट पर मिलाया कर प्रयोग किया जाता है। अब इसमें कैनवस में पूरी तरह, जिसमें नाइफ पेंटिंग क्या है, चाकू से जो करते हैं। और कुछ लोग अंगुली तथा पैरों से भी करते हैं, और अंगूठे से रंग लगाकर, यानी हाथ के या फिर पैरों के अंगुलियों से भी इसको प्रयोग करते हैं, किसको, ऑयल पेंट को। अब उपकरण में इसमें 2 प्रकार की तुलिका होती है, कौन सी, एक तो फ्लैट चपटी ब्रश, और अब इसके लिए इसकी अतिरिक्त तुलिका भी एक बड़ा महत्व है। इसमें लंबे हैंडल तथा सफेद बालों वाली तुलिका जो चपटी है, अच्छा कार्य करती है। इससे क्या है, सूकर यानी सुअर के बालों से बनाया जाता है। फिर राउंड ब्रश जो गोल वाला होता है, ये दूसरे प्रकार की तुलिका किंचित गोल किनारों वाली होती है, इसमें नोक भी गोल होती है, इसलिए इसे राउंड हेयर ब्रश कहते हैं। अब इसमें क्या है, इसका प्रयोग कोमल रंग में बारीक एवं रेखांकन में, इस ये बनता है किससे, तो सेबल नामक मृग, सेबल हेयर ब्रश का क्या करते हैं, इसमें गोल तुलिका का प्रयोग करते हैं। मेरे के इस इस्तेमाल के बाद इससे तुलिका को फिलबर्ट कहते हैं। फिलबर्ट किसे कहता है, तो सेबल हेयर की जो
बाल से जो गोल वाली तुलिका बनती है उससे फिलवट। नाइफ का प्रयोग करते हैं, ये मोटा होता है, इसमें अच्छे से कन्नी की तरह होता है, इसे प्रयोग करते हैं। ग्लेजिंग, ग्लेजिंग का अर्थ होता है चमक लाना। अब इसमें क्या है, इसे चित्र पूर्ण होने पर इसे तो वार्निश या अलसी के गाढ़े तेल का पत्तल करके इसमें बढ़िया से लगाया जाता है। और ये क्या होता है, अलग अलग लाइट पे अलग अलग इफेक्ट भी देता है। ये क्या होता है, इसे ग्लेजिंग। नेक्स्ट है वाटर कलर। वाटर कलर जो वाश टेक्निक है वो वाटर कलर से ही संबंधित है। वाश टेक्निक क्या है, वाटर कलर से संबंधित है। तो जल माध्यम में चित्रण के लिए प्रयोग कागज, सबसे उचित माध्यम कागज होता है। जबकि चीन में रेशमी कपड़ों पर भी जल रंगों से चित्रांकन होता रहा है। चीन ने ही शुरू किया था वाश टेक्निक, और ये उसमें क्या करते थे, सूती कागज पे करते थे, रेशमी कपड़े पे। लेकिन बाद में जो बंगाल स्कूल के कलाकारों ने उसे कागज पे अच्छे से बहुत ही बढ़िया से इसकी प्रयोग किया। इस माध्यम में अंकित चित्र में एक विशेष प्रकार की पारदर्शिता था, हल्कापन। ऑयल पेंट में क्या देखा, वो अपारदर्शी और गाढ़ा होता है, लेकिन वाटर कलर पारदर्शी और हल्का होता है। ऑयल पेंट में फिर हमने क्या देखा था, वो मोटे से पतले, पहले मोटा कलर होता है उसी को बढ़ा के पतला किया जाता है। बट वाटर कलर में हल्के हल्के पतले रंगों को कई बार लगा के, कई तह लगा के उसे मोटा बनाया जाता है, जो आंखों को बहुत रुचिकर होता है। भारतीय ग्रामीण अंचलों में गेरू के पीले का घोल सूती कपड़ों पे, कोहबर आदि में प्रयोग होता है, परंतु उसमें जल रंग में नहीं करते, वो एक लोक कला होती है। चित्र भूमि के लिए सबसे अच्छा कपड़ा कागज का प्रयोग करते हैं, जिसमें रेशमी कप वाले कपड़े का फ्रेम बना के कर सकते हैं। जैसे कागज में क्या है, मोटा और कड़ा कागज जल रंग के लिए बहुत, क्योंकि ये और उसमें खुदरा होना चाहिए। ये चिकना, मध्यम, खुदरा अथवा अधिक खुदरा कई प्रकार के धरातलों में, जैसे व्हाइट मैन मार्क का कागज सबसे अच्छा मानता है। क्या है, व्हाइट मैन मार्क का जो कागज है वो सबसे अच्छा माना जाता है। तो जो कागज के प्रकार हैं कौन कौन से, व्हाइट हाथ से बने कागज में चिकना है, स्मूथ हॉट, मीडियम कोल्ड प्रेस्ड और टफ। सामग्रियां क्या क्या प्रयोग होती है, तो इसमें ट्यूब और टिकियों में आता है। इसके जो कलर है, ट्यूब और टिकियों की अपेक्षा अच्छे रंग होते हैं, ये बहुत पारदर्शी होते हैं और उन्हीं रंगों से कार्य किया जाना चाहिए। खड़िया मिट्टी आदि का नहीं प्रयोग करते हैं इसमें, और इसमें क्या होता है, खड़िया मिट्टी का प्रयोग से इसमें चमक कम हो जाती है। एक इंग्लैंड की कंपनी है, कौन सी, विंसर एंड न्यूटन, इसका रंग सबसे उत्तम होता है। और भारत में कैमल कंपनी के रंग बहुत पसंद है। इसकी तुलिका जो होती है, इसकी भी तुलिका में सैबल नामक हिरन के बालों का उत्तम होती है। गिलहरी के बालों का भी प्रयोग लाई जाती है, परंतु ये क्या है, सैबल से कम कोमल होती है। छोटे हैंडल वाली गोल तुलिका से होती है, जल रंगों में कार्य किया है। और मोटे के लिए चपटी तुलिका का भी प्रयोग होता है। अब प्राचीन समय में बहुत सारे, जैसे गाय के भी बनता था, हिरन, ऊंट, नेवला आदि से बनाते थे। पहले कलाकार स्वयं अपने लिए तुलिका निर्माण करते थे, आजकल तो बाजार से मिल जाता है। विधि क्या है, इसे प्रारंभ में कागज पे बोर्ड पे जमा लेना चाहिए, कागज को फिक्स कर लिया, इसके बाद कागज को गीला करके बोर्ड पर और फिर गोंद का लेप लगा देते हैं। इसमें क्या है, अगर उसमें कपड़ा लगाते हैं तो फिर जल रंग चित्र है तो फ्रेम भी आता है। बोर्ड पर गीला ब्लॉटिंग लगाकर ऊपर कागज चिपका देते हैं, और फिर परंतु ध्यान रहे, पेंसिल द्वारा रेखांकन, इसमें क्या है, पेंसिल द्वारा रेखांकन करते हैं, फिर गीले कागज पे रंगों की परत लेयर बाय लेयर कलर करते हैं। क्या है, पहले हल्की फिर गहरी, फिर जल रंगों को पतला लगाया जाता है। क्या है, देखिए आपने, जल रंगों को पतला, पहले हल्के फिर गहरे रंग भरे जाते हैं। पहले इसमें क्या, हल्के फिर गहरे रंग भरे जाते हैं। और पारंपरिक रूप से जल रंग चित्रण की एक तकनीक जल रंग वाश कहलाती है। ये क्या है, पारदर्शक जो तकनीकी है उसे वाश कहते हैं। और अपारदर्शक जल रंग का प्रयोग पहले ग्वास कहलाता था, अथवा कैसिन इत्यादि माध्यम के नाम से भी जाना जाता था। आजकल जल रंग शब्द ही प्रयोग होता है।
और पोस्टर रंग भी अपारदर्शक जल रंग में आता है। अब जल रंगों में क्या है, स्थानीयवास, पार्शियल और संपूर्ण टोटल। पार्शियल में क्या है, किसी आकृति में एक खंड में पतला पतला रंग बार बार लगाया जाता है और सूख जाने पर चित्र को धोकर ब्लॉटिंग पेपर से सुखा लेते हैं, जैसे पहले ही ऊपर बताया गया। उसमें रंग भरते हैं और इस क्रिया को मन मुताबिक परिणाम आते हैं। यानी इसे कई बार पतले पतले रंगों से एक बार नहीं, जब तक हमें जो परफेक्ट प्रभाव न दिख जाए तब तक इसे कई बार करते हैं, उसे क्या है, पार्शियल। और संपूर्ण वास में क्या है, अलग अलग स्थानीय रंगों को एक बार में भर के उसे सुखाते हैं, भिगोते हैं, फिर उसमें सब में पूरा कलर करेंगे, फिर सुखाएंगे, भिगाएंगे, इसे कहते हैं। अब इसमें क्या है, बाकी अंतिम सीम आउटलाइन को अंजाम में सबसे लास्ट में आउटलाइंस बनाते हैं। नेक्स्ट है भित्ति चित्रण। भित्ति चित्रण सबको पता है कि भित्ति चित्रण क्या है। भित्ति चित्रों की रचना बहुत प्राचीन है, म्यूरल्स पेंटिंग कहते हैं। इसमें फ्रेस्को यूरोपीय पद्धति में, इसमें क्या है, फ्रेस्को सेको, फ्रेस्को ब्यूनो। फ्रेस्को सेको क्या है, सूखी भित्ति है, फ्रेस्को ब्यूनो गीली भित्ति है। सिंपल सा इतना ही जानना है। फ्रेस्को सेको सूखी भित्ति, सेको यानी सेक दिया, सूख गई, ब्यूनो यानी कि गीली है। तो सूखी भित्ति पे खनिज रंगों का घोल से चित्रण किया जाता है फ्रेस्को सेको में। इसमें अस्थायित्व कम होता है और चमक भी हल्की होती है, क्योंकि सूखी भित्ति पे क्या है, इसका जो कलर है वो वाल के साथ अच्छे से नहीं चिपक पाता। और ब्यूनो में क्या होता है, जब गीली भित्ति होती है तब उसी समय करते हैं तो उसका कलर वो वाल के साथ अच्छे से उभर के आता है। तो गीली पद्धति में इसे फ्रेस्को ब्यूनो कहते हैं। इस भित्ति में लगाए गए चूने प्लास्टर को गीला रहते हुए ही खनिज रंगों से उसमें चित्रण कहते हैं। अब इसमें एक है भित्ति चित्रण की राजस्थान यानी जयपुर फ्रेस्को। इसको जो सबसे अच्छा जो चित्रण जो इसको सिखाया करने का कार्य कहाँ पे किया जाता है, वनस्थली विद्यापीठ जयपुर में। उसमें ग्रीष्म काल में वहां पे क्या होता है, क्लासेस चलती हैं ग्रीष्म काल में वहां पे। तो इस विधि में चूने बालू से भित्ति को तैयार करते हैं, फिर दही और गुड़ मिलाकर कूंची से पतला पतला लेप लगाते हैं और हकीक नामक पत्थर से घुटाई करते हैं, यानी रबिंग करते हैं उसमें। यह क्रिया 3-4 बार करते हैं। इस तरह से तैयार सतह होगा, उसको स्टेंसिल द्वारा खाका खींचते हैं। इसमें गेरू, रामराज, हिंगुल, हरा पत्थर, पौधे का रस, नीला, लाजवत, काजल, पेवरी, लाच्छा रस, सिंदूर आदि रंग तैयार किया जाता है और चूने में पानी मिलाकर घोल तैयार किया जाता है इसका। फिर रंगों को सपाट लगाते हैं और हल्का सूखने पर कन्नी से पीटते हैं, फिर रंग लगाते हैं, फिर पीटते हैं, यानी कई बार इसी को दोहराया जाता है जब तक रंग बैठ जाए या हल्का सूखने पर अगले दिन इसकी हकीक पत्थर से फिर घुटाई करते हैं। जैसे आज किया है उस कार्रवाई को, फिर छोड़ दिया, सूख गया, अगले दिन फिर उसकी हकीक पत्थर से घुटाई की और घुटाई करने के पश्चात घुटाई करने के पूर्व रंग लगाने के समय, यूं कहे तो पूरी चित्र प्रक्रिया के समय धूल के कण इत्यादि से चित्र को कार्यस्थल को बचाना पड़ता है। क्या करता है, बचाना पड़ता है। और राई बराबर भी अगर घुटाई के समय चित्र सतह पे आ गया तो पूरा चित्र राई के यानी कि सरसों के बराबर, तो पूरा उखाड़ कर पूरा करना पड़ेगा फिर से। अंतिम समय में सूखे नारियल को पत्थर पे घिस के उसके तल को हल्के हाथों से तैयार चित्र पर लगाते हैं। फिर लगभग 1 माह में, यानी पूरा 1 माह में, और ये जयपुर के समीप आमेर के किले की दीवारों और वनस्थली विद्यापीठ में चित्रकारी आज भी देखी जा सकती है। नेक्स्ट है एक्रेलिक मीडियम। एक्रेलिक मीडियम क्या है, यह अधिकांश रूप से सरस्वत प्रयोग में किया जाता है। इसके द्वारा कम समय में अच्छी चित्रकारी और विभिन्न प्रभावों को दर्शाया जाता है। क्या है, अच्छी चित्रकारी और विभिन्न प्रभावों को दर्शाया जाता है। सतह पर लगाते ही सूख जाने की वजह से चित्रकार शिविरों, कार्यशालाओं आदि में बहुत ही प्रसिद्ध है। यह रेजिन मीडियम है। क्या है, रेजिन मीडियम। इसके अत्यंत ये क्या होता है, बहुत ही अस्थायी। इसके लिए कागज, कपड़ा, कैनवस, लकड़ी आदि का प्रयोग होता है। इसे शोषक सतह पर भी, यानी कि जो सोखने वाली सतह है उस पर भी लगाया जाता है। इसके लिए चित्रभूमि क्या है, चित्रभूमि अपने हिसाब से देख लिया हमने, किसी भी चीज पे
चिकनी हो, खुदरी हो, कुछ भी हो, उस पर किया जा सकता है। रंग माध्यम, एक्रेलिक रंग पानी या हेलक लोशन दोनों में स्थायी होता है, दोनों में मिला के किया जा सकता है। पानी का प्रयोग रंगों को पतला करने में सहयोगी होता है और एक्रेलिक मीडियम को बाजार में मिलते हुए अच्छा कार्य करते हैं। ऑयल पेंट का भी प्रभाव उत्पन्न कर सकते हैं हम एक्रेलिक से, और इस पे एक दूसरे पे रंग चढ़ा के इसमें पानी, इसमें क्या है, बाइंडर के रूप में प्रयोग करते हैं। अच्छा, बाइंडर क्या होता है? बाइंडर होता है जब किसी भी रंग के चूड़ भाग को जिसमें मिलाया जाए वो उसका बाइंडर होता है। इसकी चमक नहीं होती है, इसमें वार्निश किया जाता है। चमक के लिए क्या है, इसको वार्निश किया जाता है। रंग में एक्रेलिक रंग ट्यूब, बॉटल और बाल्टियों में मिलते हैं, इसे और सस्ते भी होते हैं। और देखभाल, रंगों को सही प्रकार से बंद रखने पर ये सूख जाते हैं। ये क्या है, अच्छे से बंद न किया तो ये सूख जाते हैं। ट्यूब वाले रंगों का जल्दी प्रयोग कर लेना चाहिए। चौड़े मुख वाले डिम्बों रंग को उचित माध्यम से संभाले जाने चाहिए। नेक्स्ट है बाटिक। बाटिक क्या है? बाटिक की कपड़े पे किया जाता है। ये कपड़े पर अलंकृत या आकृतियां चित्र करने की ऐसी विधि है जिसमें सर्वप्रथम कपड़े पर पिघले हुए मोम से आकृति बनाई जाती है और मोम न लगे हुए भाग को लाख के रंग से रंगते हैं, इसे लाख के रंग से, और बाद में मोम को हटा देने पर यह सिकुड़न या क्रैक का प्रभाव देता है। यही इस चित्रकारी की पहचान है। क्या है? इस चित्रकारी की सबसे अच्छी पहचान है। चित्रभूमि क्या है? सबसे अच्छा कपड़े पे या फिर चमड़े पे भी किया जाता है। अब इसमें क्या है, दो प्रकार का होता है, एक बेस कलर और सॉल्ट कलर। बाकी उसमें कोई देखने वाली बात नहीं है। इसमें देखते हैं बेस रंग को प्रारंभ में चित्र करते रंगते हैं। सफेद कपड़े पे मोम लगाए जाने के बाद से सफेद रंग सुरक्षित रहता है। फिर कोई एक बेस रंग जैसे पीला बनाकर या गुनगुने पानी में बनता है, उसमें कपड़े को भिगो दिया जाता है। उसमें क्या करते हैं, उसमें कपड़े को एक कलर में पूरे कपड़े को भिगो दिया। थोड़ी देर बाद कपड़े को निकालकर सुखाया और पुनः मोम वहां लगाते हैं जहां पीले रंग को बचाना है। इसके बाद उस कपड़े पे अच्छे से मोम लगाएंगे जहां जहां पीले रंग को बचाना है। फिर पीले रंग वाले स्थान पर मोम लगा जाने के बाद उसे मैरून बेस, यानी जो भी किसी दूसरे कलर पे उस पर चढ़ाना हो तो उसमें डुबोते हैं, उसे सॉल्ट कलर कहते हैं। जो दूसरा रंग उस पर चढ़ेगा वो क्या होगा, सॉल्ट कलर। उसमें कपड़े को डिप करके फिर उसे सुखा लेते हैं। तो जहां जहां मोम लगा है वहां पे कोई कलर नहीं चढ़ेगा, जहां जो खाली स्थान है उसमें वो कलर चढ़ जाएगा, तो वो सॉल्ट कलर। चमड़े पे भी बॉडी किया जाता है, उसमें गोंद लगा के करते हैं चमड़े पे। फिर ग्राफिक्स कला को हम बाद में देखेंगे, बहुत अच्छे से देखेंगे पूरी की पूरी ग्राफिक्स नेक्स्ट वीडियो में, क्योंकि इसमें बहुत सारे टेक्निक्स हैं। अभी केवल ऐसे देख लेते हैं थोड़ी सी जानकारी के लिए। ग्राफिक्स का अर्थ है छपाई। छापा कला की शुरुआत 15वीं शताब्दी में हुई। इसे जर्मनी के जॉन गुटेनबर्ग ने इसका किया था, और 1556 में भारत में छापे खाने की गोवा में हुई थी। क्या हुई थी? गोवा में। ग्राफिक्स छापा कला के लिए प्रचलित है। इसे प्रिंट मेकिंग भी कहते हैं, और इससे क्या है, 3 टाइप का होता है। एक इंटेग्लियो, प्लेनोग्राफी, और एक जैसे एक धरातल यानी सरफेस पे या पत्थर की शिला पे प्रयोग में लाया जाता है, जिसे लिथोग्राफ कहते हैं। ये प्लेनोग्राफी के तहत आता है। फिर एक रिलीफ मेथड में क्या है, इस पद्धति में काष्ठ मुद्रण में प्रयोग किया जाता है। यह कोमल लकड़ी को चौकोर समतल टुकड़े पर रेखांकन के लिए तेज चाकू से गड्ढे कर डालते हैं और फिर उसमें स्याही लगा के उसे छाप लिया जाता है। इंटेग्लियो हो गया। नेक्स्ट है, इसमें उभारदार पद्धति का विलोम है। इसमें लकड़ी या उसके ब्लॉक के गड्ढे बनाते हैं, उसमें गड्ढों में रंग भर के इसे छाप लिया जाता है। इसमें क्या है, इनग्रेविंग या उत्कीर्णन भी कहते हैं। और इसमें एक अम्लांकन सबसे फेमस है इसकी, जो एचिंग। क्या है? एचिंग जो सबसे फेमस है इसकी पद्धति। स्टेंसाइल पद्धति भी आती है। स्टेंसाइल में क्या है, सेरिग्राफी यानी कि स्क्रीन प्रिंट, सिल्क स्क्रीन प्रिंटिंग में स्टेंसाइल पद्धति का ज्यादा प्रयोग होता है। इसमें उत्तम किस्म की महीन रेशमी कपड़ा फ्रेम में कस दिया जाता है और इसे चित्र को स्केच बनाते हैं, और जिन स्थानों पे रिक्त छोड़ना हो उसमें सोल्यूशन लगा दिया जाता है, और सूख जाने पे कागज के फ्रेम को रख के रबर
या कठोर पत्ती रंग लगाते हैं, जैसे स्क्रीन प्रिंटिंग करते हैं। इसमें क्या है, एक ही रंग की छपाई होती है। एक से अधिक रंग लगाना हो तो अलग अलग रंगों के अलग अलग प्लेट बनाने पड़ते हैं। कोलाज, कोलाज सबसे फेमस वो चीज है। कोलाज में क्या होता है, कोलाज कलर, कलर यानी गूंद। फ्रेंच में जो कलर शब्द है उसका उससे बना है कोलाज। अब ये क्या है, एक साथ रखना भी कहते हैं। ये इसमें एक तकनीक है जो कि 13वीं शताब्दी यूरोप में दिखाई देती है, 13वीं शताब्दी में आ गई थी। और 15वीं से 16वीं के दौरान यूरोप में गोथिक गिरजाघर में सोने की पत्तियों के पैनल लगाए जाने और पत्रिकाएं तथा अखबार के कर्तनों, रिबन, पेन, ग्रंथों के अंश, तस्वीरों के साथ अन्य सुतली, धागा, गोबर की भूसी आदि कागज या कैनवस पर एक आकार के शक्ल चिपकाकर संयोजित करने को कोलाज कहते हैं। यानी कि अलग अलग चीजों के कटे हुए भागों को या कर्तनों को एक संयोजित रूप में चिपका के जो एक आकृति बनती है वो क्या होती है, कोलाज। कोलाज का आविष्कार लगभग 200 ईसा पूर्व कागज के आविष्कार के साथ ही चीन में हो गया था, लेकिन इसका विकास का श्रेय 1912 में घनवादी कलाकार पाब्लो पिकासो और ब्राक और पिकासो और ब्राक को जाता है। और पिकासो की कोलाज पेंटिंग द हेड, वो हेनरी माथिस की पेंटिंग क्या है, न्यूड एवं ब्लू न्यूड में कोलाज का प्रयोग देख सकते हैं। फिर अमेरिका के क्या थे, रोजिम झाइन और एंडी वारहोल, इन्होंने 1962 में एक प्रदर्शनी का आयोजन किया जिसमें कागज के रैपर, लेबल, टीन के डिब्बों, बियर की बोतल, माचिस की डिब्बी, सूत्री धागे आदि का संयोजित करके नई कोलाज शैली को विकसित किया। और आगे चलकर ब्रिटेन में इसे पॉप आर्ट, क्या बोला गया, पॉप आर्ट बोला गया। भारत के जो जगमोहन चोपड़ा जी थे वो भी कोलाज के फेमस कलाकार थे। इन्होंने कैलीग्राफी की एक नई शैली को जन्म दिया। इन्होंने कोलाज से कैलीग्राफी बनाई। फिर बहुत से प्रयोग हो रहे हैं। प्रयोग जो सामग्री इसमें क्या क्या है, गोंद, फेविकोल, पेंसिल, पोस्टर, रंग, फ्लिप कैनवास, सफेद रंगीन कागज हो गए, A4 आकार के कागज, पुराने पत्र पत्रिकाएं, न्यूज़पेपर, कैंची भी प्रयोग काटने के लिए, स्टेंसिल नाइफ हो गई। इन प्रयोग करके तथा बालू, चूना, भूसी, गोबर, सुतली आदि का प्रयोग किया जाता है। इंस्टॉलेशन आर्ट, कला की यह यथार्थ जगत जैमी वातावरणीय कला आजकल बहुत प्रचलन है। इस चित्रकार या रचनाकार एक विग्रेटर के मंच जैसी सज्जा सड़क पर कला दीर्घा या लॉन में करते हैं और कुछ व्यंग का भाव होता रहता है। उसमें क्या, कुछ व्यंग का भाव रहता है। वे अपने व्यक्ति को समस्त भावों को प्रदर्शित करते हैं, जिसमें वस्तु जगत के यथावत सामग्री को स्थापित। अब ये इंस्टॉलेशन आर्ट में क्या है, सबसे सिंपल सा है, ये सबको इसमें किसी भी स्क्रैप माल, कुछ भी कबाड़ पड़ा हो, स्क्रैप हो या फिर अनयूज्ड चीज हो, उनको एक फिक्स वे में जोड़ के वेल्डिंग के द्वारा या जिस भी द्वारा जोड़ के एक किसी आकृति को दिखाना भी इंस्टॉलेशन आर्ट है। इसमें दृश्य कला मानते हैं। इसमें वेद नायर और गोगी सरोजपाल गोगी या गोगी सरोजपाल दोनों ही बोले, इन्होंने अनेक रचनाएं इसी माध्यम में की है। तो इस तरह से हमारा जो मीडियम एंड टेक्निक्स ये भी टॉपिक समाप्त हुआ। अगर वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करके अपने दोस्तों तक पहुंचाएं। धन्यवाद।